सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। थैंक यू सर, आपने समय दिया लंबे वक्त के बाद। आज हम मेरी और आपकी बातचीत हो रही है। अगेन शुक्रिया इसके लिए। दरअसल अग्निवीरों को लेकर दो बड़ी अपडेट आए। एक अपडेट तो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगातार पिछले 48 घंटों से ट्रेंड कर रहा है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 75% अग्निवीर परमानेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ जनरल धीरज सेठ सर आ चुके हैं। उनसे भी अग्निवीर बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं और नए सीडीएस भी आ चुके हैं। तो वहां से भी एक उम्मीद अग्निवीरों को बंधी है कि नवंबर से पहले हो सकता है कि जो 25% से परमानेंट होने थे उनको बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। क्या आपका नजरिया कह रहा है सर? और ये जो खबरों में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें चल रही हैं, इन पर हमारे अग्निवीर कितना ट्रस्ट करें? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से फिलहाल मैंने कोई ऐसा नोटिस देखा नहीं सर। राजेश जी, कई बार मैं जब पहले आपके शो पे आया और इस मुद्दे पे हमने बातचीत की, मैंने हमेशा बोला ये 25% रिटेंशन बहुत कम है और कम से कम इसे 70-75% करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कई लेख भी लिखे बड़े बड़े अखबारों में जिसमें मैंने लिखा कि मिनिमम हमें 75% इसे करना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले ही 4 जून को हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुणे में एक वार्तालाप में कहा कि उनकी पर्सनल राय में कम से कम 60% अग्निवीर को रिटेन करना चाहिए। और अब जैसे पिछले कुछ दिनों से आपने सही कहा कि बहुत मीडिया में आ रही है कि आर्मी नेवी फोर्स ने मांग की है कि इस रिटेंशन को बढ़ा दिया जाए। मेरे को लगता है कि ये रिटेंशन जरूर बढ़ेगा। इसका एक कारण ये है कि देखिए, जो मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक सैनिक को अपने काम में तजुर्बा पाने के लिए उसे कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। जो एक टैंक चला रहा हो, वो तोप चला रहा हो, या वो कोई एक पहाड़ी में एक गाड़ी भी चला रहा हो, उससे भी 8 से 10 साल लगते हैं। क्योंकि फौज की ट्रेनिंग में, फौज के काम में बिल्कुल चीजें अलग होती हैं बनस्पत सिविल में। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि जो गाड़ी चलाते हैं सिविल में, वो उन्हें पता है, उन्होंने जनरली मैदानी इलाकों में चलाना है, कभी कभार उन्होंने पहाड़ियों में जाना है और अगर वहां पे थोड़ी भी बर्फ होगी वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज सैनिक ड्राइवर के साथ नहीं है। अगर उसे आदेश मिला है कि उसने गाड़ी चला के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बेशक बारिश हो, बेशक वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हो, उसने वहां पहुंचना है, क्योंकि उसके पहुंचने पे युद्ध की आगे की स्थिति, आगे का जो प्रोग्रेस डिपेंड करता है कि वो असला, बारूद, राशन पानी लेके जा रहा है। तो इस चीज को प्राप्त करने में एक सैनिक को कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, जब उसे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है ट्रेनिंग में भी और ऑन द जॉब जब वो गाड़ी चलाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी हर आर्म और सर्विस के लिए अपने अपने तजुर्बों की जरूरत है। तो ये जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से ये पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, मेरे को लगता है कि कुछ समय में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा। बेशक चेंज 75% आए शुरू में, बेशक 75% से कम आए, लेकिन एक चेंज जरूर आएगा और जैसे जैसे थोड़ा और वक्त बीतेगा उस परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक और चीज हमें ध्यान रखनी है राजेश जी, जो मैंने कई बार आपके शो में भी कहा है, इस वक्त भारत के सामने 1947 के बाद सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है 3.5 फ्रंट वॉर की। चीन पाकिस्तान तो युद्ध करेंगे कभी भी 2030 के बाद, जिसमें मैंने कई बार ये आंकलन किया है। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, उसकी हमें तैयारी करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की, कि वो हमारा अटूट मित्र था। और तीसरा ये हाफ फ्रंट अंदर, अब हाफ फ्रंट सक्रिय होता है या नहीं, एक्टिवेट होता है या नहीं, वक्त बताएगा। और मैं 1 मिनट चाहूंगा आपसे दर्शकों को एक्सप्लेन करने के लिए। जब मैं हाफ फ्रंट कहता हूं तो मैं किसी विशेष समुदाय या विशेष लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में खुलासा करना चाहूंगा। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो जनवरी 1940 में हिटलर ने फैसला किया ब्रिटेन पे हमला करने के लिए, और उसने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सी लायन। तो जनवरी के महीने में एक आदमी था डॉक्टर फ्रांस सिक्स, जो कि लंदन में रहता था, उसको नाजी पार्टी ने संपर्क किया, उसको बेशुमार पैसा दिया गया और उससे बोलेगा कि वो 6 यूनिट को रेस करेगा, 6 सीक्रेट यूनिट को रेस करेगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के 6 बड़े बड़े शहरों में, लंदन, ब्रिस्टल, बर्मिंघम, लिवरपूल, ऐसे करके। और जब
जर्मनी की सेना ब्रिटेन पे हमला करेगी और जब वहां समुद्री तट पे पहुंचेगी ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन एक द्वीप है, जब ब्रिटेन के समुद्री तट पे पहुंचेगी तब डॉक्टर फ्रांसिस इन 6 सीक्रेट यूनिट्स को एक्टिवेट करेगा और वो ब्रिटेन के 6 बड़े शहरों में आतंक मचाएंगे और उसे 2300 लोगों के नाम की सूची दी गई। 2300 लोगों को तुम मारोगे जान से जब हमारी सेना वहां पहुंचेगी। 15 अगस्त 1940 को जर्मनी ने ब्रिटेन पे ऑपरेशन सी लायन शुरू किया, लेकिन 12 अक्टूबर को वो विफल हो गया। जर्मनी के सेना के सैनिक ब्रिटेन के समुद्री तट पे नहीं पहुंच पाए और इसलिए ये 6 सीक्रेट यूनिट एक्टिवेट नहीं की डॉक्टर फ्रांसिस ने। और इस चीज का खुलासा कब हुआ? जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के सेना के मुख्यालय पे कब्जा किया। फाइलों में दबी हुई ये सारी चीजें थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो ये हाफ फ्रंट इतना खतरनाक होता है, जिसका जिक्र आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने 4 जून 2017 को भी किया था इस हाफ फ्रंट का। तो भारत के सामने आजादी के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती है 3.5 फ्रंट वॉर की, और अहम भूमिका हमेशा सैनिक निभाएगा। देखिए, जो सैनिक जितना ट्रेंड होगा, जितना तजुर्बेकार होगा, वो दुश्मन को रोकने में उतना साहसी होगा। आप ईरान देखिए, ईरान 2 बड़ी सैनिक शक्तियों के सामने लड़ रहा था, अमेरिका इजराइल। उसके पास ना टेक्नोलॉजी थी जैसे दोनों देशों के पास ही, ना उसके पास पैसा था, आर्थिक प्रतिबंधों से 47 साल से जूझ रहा था, लेकिन उसके सैन्य की क्वालिटी थी कि ईरान ने 2 बड़ी सैनिक शक्ति जिसमें एक महाशक्ति है अमेरिका और इजराइल को हरा दिया। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये अग्निवीर के रिटेंशन की परसेंटेज जरूर बढ़ेगी। एग्जैक्टली कितनी होगी वो तो हमें सिर्फ पता चलेगा जब ऑफिशियली वो अनाउंस होगा, लेकिन डेफिनेटली मेरी राय में ये जरूर बढ़ेगी आने वाले कुछ समय। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि तमाम सीएपीएफ की तरफ से, तमाम भारत सरकार के कई मंत्रियों की तरफ से, सीएपीएफ के डीजी की तरफ से वादा किया गया कि हम 20% अग्निवीरों को, बीएसएफ में तो कहा गया 50%, यहाँ तक बात पहुंची कि हम इतने अग्निवीरों को लेंगे, लेकिन संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है अभी तक, और 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते हैं। और अगर आप इसी में कम करते हैं 50% के अंदर, तो आपके एससी, एसटी, ओबीसी वो कहां पर जाएंगे? ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर अग्निवीर कह रहे थे कि थोड़ा सर क्लियर करिए, क्योंकि अभी तक संविधान के अंदर कोई संशोधन नहीं किया गया जहां पर ये लिखा जाए कि 10% कोटा अब अग्निवीरों को दिया जाएगा। ये थोड़ा सी कंफ्यूजन चल रही है सर। राजेश जी, मैंने एक लेख लिखा था जब ये अग्निपथ योजना आई थी और मैंने उसमें आंकड़े दिए थे। दर्शक अगर थोड़ा गूगल सर्च करेंगे उन्हें ये लेख मिल जाएगा, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं एक्स सर्विसमैन के लिए कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियां मिले रिटायरमेंट के बाद, वही नहीं पूरी हो रही हैं। और वो बहुत छोटा तबका है, वो बहुत छोटी परसेंटेज है, हम वही नहीं पूरा कर पा रहे हैं इतने दशकों से। तो अब अगर 75% अग्निवीर को वापस किया जाएगा तो क्या 75% क्या अब्सॉर्ब हो जाएंगे? बेशक बड़ी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स ने कहा कि हम लेंगे, देखिए कहना आसान है, जमीन पे जैसे मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है सर्विस में वो तो पूरी हो नहीं पा रही हैं, जबकि उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो हम इतने बड़े परसेंटेज को कैसे हम कर पाएंगे? दूसरी चीज देखिए, जब भी आप दूसरी सर्विस में जाएंगे वहां का अपना एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम के जो ऑलरेडी लोग हैं जो वहां पे आए हैं शुरू से, वो क्या इजिली इनको एक्सेप्ट करेंगे, इनको ऊपर जाने देंगे, इनकी तरक्की में बाधा नहीं करेंगे क्या? मैं एक उदाहरण देता हूँ राजीव जी, आप और मैं सेना में थे, हमारी अगर बटालियन या रेजिमेंट में कोई सिविलियन आ जाए नौकरी करने के लिए एज अ सैनिक, क्या उसको हम एक्सेप्ट करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम अलग है। तो यही चीज को अगर हम दूसरे पैमाने में लेके जाएं, ये बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स ही नहीं पूरी हो रही हैं, जिनकी प्रतिशत बहुत कम था, तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सफल होगा, और मेरे को जैसे मैंने कहा पहले का, मेरे को उम्मीद है कि कुछ समय में ही रिटेंशन की परसेंटेज बढ़ जाएगी। ओके सर।